लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी प्रचार के चकाचौंध में सभी पार्टियां भूल गई कि दुर्गाष्टमी के दिन सम्राट अशोक का जयंती भी होता है। कल यानी कि 16 अप्रैल को सम्राट अशोक का जयंती था, जन्म दिवस था। बिहार सरकार ने इस मौके पर पूरे बिहार में छुट्टी भी दे दी थी। कहने के लिए 2 दिन की छुट्टी दी थी, लेकिन 1 दिन छुट्टी सम्राट अशोक के जयंती पे थी और एक 9वीं के ऊपर थी, जो अभी चल रहा है। लेकिन आप जा करके आरजेडी, जेडीयू और भाजपा, तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं, तीनों का आप फेसबुक, ट्विटर प्रोफाइल जाके चेक कर लीजिए पिछले 2 दिनों का। आपको कहीं पे भी सम्राट अशोक से संबंधित कोई भी एक पोस्ट, उनके जन्म दिवस, जन्म शताब्दी, जन्म कुछ भी नहीं मिलेगा। सम्राट अशोक के बारे में एक शब्द कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। और इन तीनों पार्टियों के ज्यादातर, लगभग सभी नेता का, आप तेजस्वी यादव का उठा लीजिए, आप नीतीश कुमार का उठा लीजिए, ललन सिंह का, किसी का भी उठा लीजिए, आपको कहीं पे भी कोई भी एक पोस्ट नहीं मिलेगा जिसमें कि ये लिखा हो कि सम्राट चौधरी के भी पोस्ट पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो भी कहते हैं हम अशोक के वंशज हैं। तो किसी के भी, सिर्फ एक नहीं, किसी के भी प्रोफाइल पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा सम्राट अशोक की जयंती के बारे में। पूरे बिहार में इसी दौरान यानी कि कल 16 अप्रैल को ही सारे जितने भी सरकारी स्कूल थे, सभी स्कूलों में सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई है और सभी का न्यूज भी बना है। लेकिन एक भी राजनीतिक दल ने एक भी अगरबत्ती तक नहीं जलाया सम्राट अशोक के नाम पर, एक फूल तक नहीं चढ़ाया। लेकिन सवाल उठता है कि मात्र 2 साल पहले अप्रैल 2022 में जिस सम्राट अशोक की जयंती को मनाने के लिए एक ही गठबंधन एनडीए का हिस्सा साथ रहने के बावजूद भाजपा और जेडीयू के बीच में आपाधापी मच गया था, उस सम्राट अशोक का जयंती साल 2024 में कोई क्यों नहीं मनाया और पूरा का पूरा सम्राट अशोक का 2024 का जयंती गुमनामी में क्यों रहा? जवाब छिपा है लोकसभा चुनाव 2024 के चकाचौंध में। हालांकि इस चुनावी चकाचौंध के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट अशोक को जरूर याद किया है। ये वो धरती है जिसने मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। संयोग से आज जब मैं गया जी आया हूं तो नवरात्रि भी है और आज ही सम्राट अशोक की जयंती भी है। लेकिन वो भी किसी मीडिया का ध्यान नहीं खींच पाया। कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 सभा किया बिहार में, गया और एक पूर्णिया में, तो दोनों जगह पे उन्होंने सम्राट अशोक का नाम लिया है कि उनका जन्म दिवस है, लेकिन बाकी किसी नेता ने नहीं किया। अब प्रधानमंत्री के शब्दों को भी मीडिया के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है, तवज्जो नहीं दिया जाता है, तो फिर कोई और अगर बोलता या मनाता तो भी कहां से मीडिया उसको उठाती, बशर्ते कि उसके ऊपर कोई विवाद नहीं होता, जैसा कि 2022 में भी हुआ है, 2023 में भी हुआ, और उन सभी विवादों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। हालांकि मोदी जी ने खुले मंच से गया और पूर्णिया दोनों जगह पे सम्राट अशोक का नाम लिया, उनके जयंती को याद किया। लेकिन पिछले कुछ सालों से आरएसएस और भाजपा सम्राट अशोक के व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए सम्राट चंद्रगुप्त को बेहतर विकल्प बता रही है। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, कुछ तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं भाजपा के जो सम्राट अशोक को धूमिल कर रहे हैं। भाजपा के सबसे बड़े प्रवक्ता माने जाते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। उन्होंने तो इसके पीछे पूरा का पूरा लंबा चौड़ा तर्क दे डाला कि क्यों सम्राट अशोक से कहीं ज्यादा महान थे चंद्रगुप्त। सुधांशु त्रिवेदी ने सम्राट अशोक को महान मानने से इनकार कर दिया था। इनके अनुसार सम्राट अशोक नहीं, चंद्रगुप्त थे सबसे महान सम्राट पूरे हिंदुस्तान के। यह बात उन्होंने लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल 2017 के दौरान की थी। आप खुद वो वीडियो देख सकते हैं, आप चला करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। साम्राज्य किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक एकजुट किया और ग्रीक्स को मार मार कर अफगानिस्तान के पार भगाया। और ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है कि आफ्टर सम्राट अशोक डाइल्यूटेड द आर्मी, इंडिया पे इन्वेजन शुरू हुआ और फॉरेन्स आके सेटल होने शुरू हो गए। तो भैया महान तो था चंद्रगुप्त मौर्य। सुधांशु त्रिवेदी को सम्राट अशोक से नफरत इसलिए है
क्योंकि सम्राट अशोक ने ब्राह्मणों को राजकीय संरक्षण देने से बंद कर दिया था। शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बुद्ध धर्म को प्रमोट किया था। ब्राह्मणों द्वारा जो किए जा रहे यज्ञ हवन जितने भी होते थे उस दौर में, उसके ऊपर या फिर भिक्षा जो लिया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, उसके ऊपर सम्राट अशोक ने कर लगा दिया था। हो सकता है कि यही सब कारण हो जिसके कारण सम्राट अशोक को नहीं पसंद करते हैं हिंदुत्व के लोग। और बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ सिद्धार्थ त्रिवेदी नहीं है, मैं सारे नाम आपको आज बताऊंगा। हालांकि सम्राट अशोक के खिलाफ जहर उगलने का इतिहास हिंदुत्व और हिंदुत्व से संबंध रखने वाले दक्षिणपंथी नेताओं का इतिहास है, वो बहुत पुराना है। उदाहरण के लिए संजीव सान्याल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करने वाले थे, जिनका नाम था संजीव सान्याल। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अशोक ने भारत में हिंदू धर्म के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई जीतने के लिए बुद्ध धर्म के साथ अपीजमेंट किया था, जैसे कि आज आरोप लगाती है बीजेपी कांग्रेस के ऊपर या फिर जितने भी सेकुलर पार्टियां उनके ऊपर कि मुस्लिमों के साथ अपीजमेंट करती है कांग्रेस। सम्राट अशोक बुद्धिज्म से प्रभावित होकर के या कलिंग युद्ध के कारण बुद्ध धर्म नहीं अपनाए थे, बल्कि कलिंग युद्ध से पहले ही वो बुद्ध बन गए थे, ऐसा कहना है इस राइटर का। इनकी किताब का नाम है, आप भी जाके पढ़िए, द ओशियन ऑफ चर्न, हाउ द इंडियन ओशियन शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री। इसमें इसी किताब में उन्होंने सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मणों के बीच दहशत फैलाने की तुलना मुस्लिम आतंकवादियों के द्वारा एक कार्टूनिस्ट का सर काटने से किया है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और इसके बाद इससे भी बड़ा उदाहरण मैं और दे सकता हूं। सावरकर हमारे तिरंगे के चक्र को अशोक चक्र नहीं बल्कि धर्म चक्र बोलते थे। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1952 में बुद्ध धर्म को अपनाए थे, तो सावरकर ने अपनी किताब 6 ग्लोरियस एपॉक ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिखा था कि सम्राट अशोक ने भारत के लोगों को जबरदस्ती बुद्ध धर्म में धर्मांतरण करवाया था। इसका जिक्र संघ के एक और लेखक हैं V.S. गोलबड़े, उनकी किताब में भी जिक्र किया हुआ है, और उस किताब का नाम है रैशनलिज्म ऑफ वीर सावरकर। इस किताब में सावरकर ने मौर्य साम्राज्य की सफलता का पूरा श्रेय सिर्फ चाणक्य को दिया है और सम्राट अशोक को शांति और अहिंसा के प्रयास करने के लिए सम्राट अशोक का आलोचना किया है, और सम्राट अशोक के उन प्रयासों को प्रोपोगेंडा तक बोल दिया है इस किताब में, जो सावरकर के चेले हैं। सावरकर ने सम्राट अशोक की शांति की नीति को हिंदुस्तान की गुलामी का सबसे बड़ा कारण बताया है अपनी किताब में। बुद्ध धर्म और बुद्ध के विचारों को राष्ट्रद्रोही तक बता दिया है वीर सावरकर ने। सावरकर ने सम्राट अशोक के काल को हिंदुस्तान के इतिहास के 6 स्वर्णिम युग में से एक मानने से भी इनकार कर दिया था उन्होंने। सावरकर ने तो अपनी किताब में यहां तक लिख दिया था कि सम्राट अशोक ने जब जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाया था तो वो हिंदू विरोधी था, क्योंकि बलि बौद्धिक धर्म का अभिन्न अंग था, और सम्राट अशोक द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगाना भी हिंदू विरोधी था, क्योंकि हिंदू धर्म में शिकार करना क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य माना जाता है। और ये सब सावरकर के वचन है, उनकी किताब में ये सब लिखा हुआ है। सावरकर ने सम्राट अशोक द्वारा बाघ शेर की हत्या पर प्रतिबंध को मानवता के लिए खतरा बताया था, क्योंकि इससे जो पारिस्थितिक तंत्र है प्रकृति का वो खराब हो जाएगा। इसके बाद फिर इस तरह के मामले बहुत सारे इतिहास में पड़े हुए हैं, और भी खंगालेंगे तो बहुत सारे पड़ेंगे, लेकिन मोस्ट रिसेंट जो कंट्रोवर्सी हुई है सम्राट अशोक के नाम पे, वो मामला तुल पकड़ा था साल 2022 में, जब भाजपा और जेडीयू में सम्राट अशोक की जयंती को मनाने की आपाधापी मच गई थी। सम्राट अशोक के खिलाफ इतना जहर उगलने के बावजूद भाजपा ने साल 2022 में सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी, और बड़े धूमधाम से मनाई थी। पर सवाल उठता है कि आखिर क्यों? एक तरफ तो गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ जयंती मना रहे हैं, और आपाधापी में जयंती मना रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ था, इतना जहर उगलने के बाद सम्राट अशोक की जयंती इसलिए मनाई गई थी, इसलिए इतना धूमधाम था, क्योंकि उसके पीछे राजनीतिक मजबूरी थी। हुआ कुछ यूं था कि साहित्यकार दया प्रसाद सिन्हा ने अपने एक ट्वीट में, 2022 में ही जनवरी की यह घटना है, उसमें उन्होंने ट्वीट में सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी थी, और एक नाटक भी जो उन्होंने लिखा था उसके पहले, उसमें सम्राट अशोक के जीवन पर जो उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने सम्राट अशोक को क्रूर शासक बताया था। दया सिन्हा ने अपनी उस किताब में सम्राट अशोक को काम शोक और चंड कोष, ये 2 शब्दों से उनको बुलाया था, जिसका अर्थ होता है
काम में लिप्त, कामशोक का मतलब काम में लिप्त, और चंडकोश का मतलब होता है क्रूर। और दया प्रकाश सिन्हा का भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सदस्य भी थे, ये भी आप याद रखिए। जब इस मुद्दे के ऊपर हल्ला मचने लगा तो भाजपा बोलने लगी कि भाजपा का कोई भी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है ही नहीं, जबकि भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिर बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। दया प्रसाद सिन्हा को चूंकि साहित्य पुरस्कार भाजपा की सरकार ने ही दिया था, इसलिए भाजपा की किरकिरी होने लगी, वो डिफेंड नहीं कर पा रही थी। और इस डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा और जेडीयू ने आपाधापी में सम्राट अशोक की जयंती मनाई साल 2022 में। एक ने 8 अप्रैल को मनाई, दूसरे ने 9 अप्रैल को मनाई। 2022 में भाजपा ने सम्राट अशोक की जयंती बापू सभागार में मनाई थी, और तब उस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी से लेकर के उस जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके अलावा उस समय के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी उसमें शामिल होने के लिए आए थे उत्तर प्रदेश से। साल 2022 में जेडीयू और भाजपा में आपाधापी मच गया था कि किसने सम्राट अशोक की जयंती सबसे पहले मनाया और कौन बाद में मनाया है, और ये इसको लेकर के खूब स्टेटमेंट दिए गए एक दूसरे के खिलाफ। किसने सम्राट अशोक की जयंती मनाना सबसे पहले शुरू किया, ये सबसे बड़ा विवाद बन गया था उस समय। हालांकि उस साल भाजपा ने 8 अप्रैल को और जेडीयू ने 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती मनाई थी, और हर साल सम्राट अशोक की जयंती अप्रैल में ही मनाया जाता है, दुर्गाष्टमी के दिन, चाहे वो 10 तारीख को हो, 4 तारीख को हो, 2 तारीख को, इस बार 16 तारीख को, इसलिए दुर्गाष्टमी 16 तारीख को है, इसलिए 16 तारीख को मनाया गया है। उस समय जब 2022 की जब घटना बता रहे हैं, तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू का हिस्सा थे। आज उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, लेकिन उस समय वो जेडीयू का हिस्सा थे। उस समय पे महात्मा समता परिषद ने उस साल सम्राट अशोक की जयंती की पूरी तैयारी की थी जेडीयू की तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि जेडीयू का ही अंग है ये संस्था। हालांकि इस साल महात्मा फुले समता परिषद को गुमनामी में ही सम्राट अशोक की जयंती मनानी पड़ी, क्योंकि इस बार सम्राट अशोक बिहार की राजनीति से गायब हैं। 2024 में गायब इसलिए हैं क्योंकि कुशवाहा के सभी बड़े नेता एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में भी गए हुए हैं, एक साथ हैं। उसके बाद फिर आपका सम्राट अशोक चौधरी भी वहीं पे हैं। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो चुनाव का माहौल बना हुआ है उसमें सब कुछ गायब है। 2022 में सम्राट अशोक के नाम पर शुरू हुए इस विवाद ने साल 2022 में ही बिहार में एनडीए की सरकार गिराने में जो जितने भी कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी माना जाता है। सरकार गिरने के बाद तो फिर जेडीयू और भाजपा में सम्राट अशोक के मुद्दे के ऊपर इतनी तनातनी हुई थी, इतना एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुआ था कि मत पूछिए। एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ बोल दिया इन्होंने। जुलाई 2022 में बिहार में एनडीए की सरकार गिरी, फिर से महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ चले गए, और 3 महीने के भीतर जुलाई में सरकार गिरती, और सितंबर में बिहार के बड़े नेता जो खुद कुशवाहा हैं, यानी कि वंशज हैं सम्राट अशोक के, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो सितंबर में अनाउंस किया उन्होंने कि वो सासाराम जाएंगे, और सासाराम में जा करके वहां पे जो सम्राट अशोक की एकमात्र लघु शिलालेख है वो एक मजार के कब्जे में है, उसको वो मुक्त कराएंगे। और ये हालांकि केस 1932 से ही चल रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा आंदोलन शुरू कर दिया। यहां तक घोषणा कर दिया कि 1 अक्टूबर 2022 को वो वहां पे धरना देंगे जिला कार्यालय में। तो इतने बड़े बड़े अभियान शुरू हो चुके थे सरकार पलटते ही बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगले साल क्या होता है, 2023 में क्या होता है? 2023 में भी एनडीए से की सरकार नहीं रहती है बिहार में। जब सम्राट अशोक का जयंती मनाया जाता है तो मामला गरमाया हुआ रहता है। यानी कि 2023 में खुद सबसे बड़े नेता में से एक बीजेपी के अमित शाह गृह मंत्री, वो खुद सम्राट अशोक की जयंती मनाने के लिए सासाराम आने की घोषणा करते हैं, सासाराम में जनसभा करने की घोषणा करते हैं। लेकिन चूंकि नवरात्र था और नवरात्र के दौरान सासाराम में हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा भड़क गया, और उसके कारण अमित शाह जी को सासाराम का वो दौरा अपना रद्द करना पड़ा। हालांकि वो उसी दिन नवादा आए, नवादा में उन्होंने जनसभा किया और फिर उसके ऊपर आरोप भी लगाया कि हमें नहीं मुक्त कराने दिया गया सम्राट अशोक के लघु शिलालेख को। सम्राट अशोक की जयंती पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम का प्लान बनाने वाली भाजपा साल 2024 में एक अगरबत्ती तक नहीं जलाई। कोई एक सभा करना या एक फूल चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है।
और सिर्फ भाजपा ही नहीं, जेडीयू के नेता भी 1 साल पीछे तक सम्राट अशोक के सम्मान में सब कुछ कर रहे थे और इस साल कुछ भी नहीं किए। जो सम्राट चौधरी सम्राट अशोक के सासाराम के शिलालेख को आजाद कराने के लिए अभियान चला रहे थे, वो नवरात्र में, इसी नवरात्र में 2024 के नवरात्र में सिर्फ 9वीं के दिन सुबह से 5-6 पोस्ट डाल चुके हैं। सम्राट अशोक की जयंती के दिन, दुर्गाष्टमी के दिन यानी कि 16 तारीख को भी वो दुर्गाष्टमी के ऊपर पोस्ट डाले हैं, लेकिन सम्राट अशोक के ऊपर एक पोस्ट नहीं डाले हैं और फिर कहते हैं कि हम तो कुशवाहा हैं, हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं, लेकिन वो तब हैं जब उससे कोई राजनीतिक फायदा है। यही हाल रहा जेडीयू का भी। जेडीयू में भी कुशवाहा के बड़े नेता हैं जयंत राज कुशवाहा, उनके पोस्ट पे भी आप चले जाइए, कुछ नहीं लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी सरकार ने सम्राट अशोक की जयंती पर छुट्टी की घोषणा किया है, जिन्होंने सभी स्कूलों में सम्राट अशोक की जयंती को मनाने का घोषणा किया है, उनके प्रोफाइल पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे चले जाइए, चाहे वो फेसबुक पे चले जाइए, चाहे ट्विटर पे चले जाइए, आपको एक पोस्ट नहीं मिलेगा जिसमें कि सम्राट अशोक की जयंती का कहीं कोई जिक्र हो, एक शब्द नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिहार के किसी भी नेता ने सम्राट अशोक की जयंती पर कुछ नहीं बोला या कुछ नहीं लिखा। उपेंद्र कुशवाहा का उदाहरण ले लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फेसबुक पे भी लिखा, ट्विटर पे भी लिखा और उन्होंने बाकायदा डाला। हालांकि कोई प्रोग्राम उन्होंने भी नहीं किया, वो भी चुनावी जनसभा में अपना काराकाट में घूम रहे हैं, उन्होंने कोई सभा नहीं किया, सम्राट अशोक को लेकर कोई बड़ा प्रोग्राम या छोटा प्रोग्राम भी नहीं किया। इसी तरह से आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह, जो कुशवाहा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पोस्ट किया है, ट्वीट किया है इसके ऊपर। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। फेसबुक तो उनका डेड पड़ा हुआ है। इसी तरह से कुछ संस्थाएं भी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर किया है, जैसे कि बहुजन मुक्ति पार्टी है आपका, जो इस तरह के पक्ष ने किया है। बिहार की बात एक फेसबुक पेज है, उन्होंने भी इसके ऊपर किया है। लेकिन बिहार से कहीं ज़्यादा बिहार के बाहर के लोगों ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई है इस साल, और वो अगर आप फेसबुक ट्विटर कहीं पर भी आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। खास करके जो नेता लोग हैं, संस्था के लोग हैं। हरियाणा का जो सैनी समाज है, उन्होंने भी मनाया है। महाराष्ट्र का लाहौजी क्रांति मोर्चा जैसे बहुत सारे संस्था आपको मिल जाएंगे, दलित वगैरह के संस्था खास करके बहुत सारे मनाए इन लोगों ने। पर हम भाजपा से क्यों ये आशा कर रहे हैं कि राजनीति से परे भी वो सम्राट अशोक का कोई भी सम्मान करेगी? इसी भाजपा ने सम्राट अशोक के अशोक स्तंभ को खूंखार बताया था, या फिर बना दिया। सम्राट अशोक का जो स्तंभ था उसको बदल दिया इन्होंने। इसी भाजपा ने सम्राट अशोक का जो स्तंभ है, जो प्रतीक चिन्ह है, उसको G20 में हुए सम्मेलन में जब मेहमानों को खाना परोसा गया तो उस प्लेट में उसको उकेर दिया। इसी भाजपा की सरकार ने जब देश में नया संसद बना तो उसमें अशोक स्तंभ की जगह संगोल को बिठा दिया, उसके साथ संगोल को भी लगा दिया। इसी भाजपा के जो नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त को सम्राट अशोक से बेहतर शासक बना दिया था, उनको मानते हैं वो। इसी भाजपा के आदर्श और वीर सावरकर ने सम्राट अशोक के ऊपर हिंदुओं के खिलाफ तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगा दिया था। सम्राट अशोक को भाजपा, आरएसएस और दक्षिणपंथी द्वारा अपमानित करने का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, लंबी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जाते जाते बस एक और तथ्य जान लीजिए कि साल 2016 में आरएसएस की समर्थित एक राजस्थान की पत्रिका है जिसका नाम है RVKP। इसमें सम्राट अशोक को भारत में विदेशी आक्रमण के लिए जिम्मेदार बताया था। उस समय जो हुन वगैरह यहाँ पे शासन करने के लिए आए थे, हमला किया था। पत्रिका का आरोप था कि भारत में हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए अशोक सम्राट ने ग्रीक का भारत पर आक्रमण करने में साथ दिया था। RVKP आरएसएस के आदिवासी विंग की पत्रिका है। आश्चर्य नहीं कीजिएगा अगर आने वाले समय में सम्राट अशोक को भारत की राजनीति से गायब भी कर दिया जाए, लेकिन न्यूज हंटर सम्राट अशोक को इस तरह से गायब नहीं होने देगा, बिहार के गौरव को गायब नहीं होने देगा। वैसे विवाद तो इस बात के ऊपर भी है कि सम्राट अशोक का जयंती किस दिन में होना चाहिए। भाजपा और जेडीयू के बीच में इस बात को लेकर के भी विवाद है कि सम्राट अशोक की जयंती मनाने की प्रथा सबसे पहले भाजपा ने किया या जेडीयू ने किया। और भी कई सारे विवाद हैं जिसे हम अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं, जो हम सम्राट अशोक के ऊपर आपके लिए लाएंगे। फिलहाल बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।